आज हम एक नए टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण के विषय में चर्चा करेंगे। अम्ल होते क्या हैं? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में आयनित या वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। या कह सकते हैं कि अम्ल वे हैं जो जल के साथ आयनित होकर H+ आयन देते हैं। जैसे HCl हो गया, HCl H+ प्लस Cl माइनस में टूटता है। H2SO4 हो गया, ये 2H+ प्लस SO4 माइनस में टूटता है। या वे आयन जो जल के साथ आयनित या वियोजित होकर H+ आयन देते हैं वे कहलाते हैं अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? जैसे HCl H2SO4 और HNO3 अम्ल वे हैं जो जल के साथ आयनित या वियोजित होकर H+ आयन देते हैं वे कहलाते हैं अम्ल। अब सभी आयनों में हाइड्रोजन आयन, सभी जितने भी अम्ल हैं उन अम्लों में हाइड्रोजन आयन में H+ आयन उपस्थित होता है। जैसे HCl में आपने देखा, HCl में H+ आयन उपस्थित है। जितने भी अम्ल हैं उसमें H+ आयन जरूर उपस्थित होगा। H2SO4 में 2H+ प्लस SO4 माइनस, या HNO3 में H+ प्लस NO3 माइनस, ये सभी अम्लों में H+ आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल जैसे HCl आपके सामने अभी बताया हमने, HCl H+ और Cl माइनस में टूट रहा है, H2SO4 2H+ प्लस SO4 माइनस में टूट रहा है। इसके बाद सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेपर क्वेश्चन आएगा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक नया टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है, क्षार क्या होते हैं। इसको आप इसको सॉल्व लेंगे एक बार कि पेपर क्वेश्चन आएगा कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में एस्टिक अम्ल, संतरे में आपका सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल तथा चींटी में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में क्षार क्या होते हैं? अम्ल समझ में आया क्या होता है? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित तथा वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। क्षार वे होते हैं जो जल में वियोजित तथा आयनित होकर OH- आयन देते हैं। अर्हेनियस ने बताया कि क्षार वे हैं जो जल में आयनित होकर या जल में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं। ये क्या है? जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और ये स्वाद में खट्टा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका क्या है? जिसके जैसे OH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, हमने क्या बताया अभी कि वे विलयन जो जल में आयनित तथा वियोजित होकर OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। सभी क्षारों में OH- उपस्थित होता है। जैसे NaOH, Na+ प्लस OH-, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH-। क्षारों के रासायनिक गुण, क्षार के गुण क्या हैं? एक, क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देता है। क्षार अमोनियम लवण से क्रिया करके लवण जल तथा अमोनियम गैस बनाता है। इसका बाद है क्षार। नेक्स्ट, इसी में क्षार में नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये आपके सामने रिएक्शन दिया हुआ है। NaOH प्लस CO2 आपस में क्रिया करके Na2CO3 प्लस H2O बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड भी क्षार होते हैं। जितने भी धातु ऑक्साइड हैं वो सभी क्षार होते हैं, ना कि अम्ल। पेपर में आएगा कि धातु ऑक्साइड होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, अम्ल क्षार दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी धातु ऑक्साइड हैं ये सब क्षार होते हैं। इसके बाद क्षारक क्या होता है? क्षार और क्षारक में अंतर है। वे क्षार जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, Na+ प्लस OH-, NaOH को जब अभिक्रिया कराएंगे तो Na+ प्लस OH- बनेगा। CaOH का होल ट्वाइस Ca+ प्लस OH- में टूट जाएगा। इसके अगर बात करें कि लवण क्या होते हैं, ये हमारे सामने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया दी हुई है।
जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ क्रिया कराई जाएगी, जब किसी एसिड की किसी बेस के साथ क्रिया कराई जाएगी, अब क्या कराई जाएगी, तो हमें एक लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। जब किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनना, किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होना उदासीनीकरण अभिक्रिया तथा इसी अभिक्रिया को लवण कहते हैं। लवण क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, हमने कह दिया एक अम्ल की अभिक्रिया कराई, अम्ल क्या था हमारा, जिसे मान लेते हैं एक अम्ल है HCl, और इस HCl की क्रिया जब हम किसी क्षार से कराते हैं NaOH मान लेते हैं, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल क्या है HCl, और इस अम्ल की अभिक्रिया जब किसी क्षार से कराएंगे NaOH से कराएंगे तो हमें NaCl तथा H2O जल प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, NaCl तथा जल प्राप्त होगा। आपने लवण क्या होता है, अर्हेनियस ने बताया कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हमें लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है कि HCl की जब NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपके सामने NaCl प्लस H2O जल प्राप्त होगा। यही अभिक्रिया हमारी जो है उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। क्या दिया हुआ है कि एसिड और बेस परस्पर अभिक्रिया करने पर सॉल्ट तथा वाटर बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड और बेस आपस में जब क्रिया करते हैं तो इससे हमें लवण तथा सॉल्ट मतलब लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका आयनीकरण क्या होता है, किसी यौगिक का धन आयन तथा ऋण आयन में टूट जाना, एक यौगिक है और उस यौगिक का धन आयन तथा ऋण आयन में टूट जाना आयनीकरण कहलाता है। आयनीकरण क्या होता है, किसी यौगिक का धन आयन तथा उसी यौगिक का ऋण आयन में टूट जाना आयनीकरण कहलाता है। जैसे एक है NaCl, और ये क्या है, नमक का सूत्र है, ये एक प्रकार का लवण है, और इस लवण की जब अभिक्रिया बनाएंगे तो ये दो भागों में Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। जब इस तत्व की अभिक्रिया कराएंगे तो ये Na प्लस तथा Cl माइनस में टूट जा रहा है, और ऐसी अभिक्रिया को आयनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी लवण की अभिक्रिया कराई जाए, वो लवण की अभिक्रिया कराने के पश्चात वो धन आयन तथा ऋण आयन में टूट जाए, और यही अभिक्रिया कहलाती है हमारी आयनीकरण अभिक्रिया। लवण क्या होते हैं, अब इससे जान लेते हैं। हमने जब उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था तो हमने बताया था कि लवण क्या होते हैं। लवण क्या होते हैं इससे जान लेते हैं। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जब एक अम्ल जैसे HCl हमने बताया था, जब कोई अम्ल जैसे हमने बताया था HCl तथा कोई क्षार NaOH मान लेते हैं। जब कोई अम्ल HCl तथा कोई क्षार NaOH आपस में अभिक्रिया करके एक लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाए तो NaCl तथा H2O का निर्माण होता है, और किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होना, यह हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या इसी अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद लवण के रूप में जाना जाता है। जैसे हमने एक अम्ल की अभिक्रिया कराई, अम्ल क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तथा एक हमारा जो है क्षार है NaOH, इन दोनों की आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की आपस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक नया तत्व प्राप्त होता है NaCl, जो एक लवण है, तथा जल के रूप में एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बाद एक नोट आपके सामने दिया हुआ है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। जो हम नमक खाते हैं वो जो साधारण नमक है, उस नमक का जो रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जो दो तत्वों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक नाम NaCl है। इसका नया उसने दिया हुआ लवणों का वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। लवणों के बहुत सारे वर्गीकरण है, पेपर में आता है, पेपर क्वेश्चन आएगा साधारण लवण क्या होते हैं। तो साधारण लवण क्या कौन कौन से होते हैं, NaCl, KCl, K2SO4, ये सब क्या होते हैं, साधारण लवण होते हैं। क्या होता है, NaCl, KCl, K2SO4,
CuSO4, ये हमारे साधारण लवण हैं। इसके बाद अम्लीय लवण क्या होते हैं? अम्लीय लवण क्या होता है? NaSO4, NaSCO3, इसके अतिरिक्त KHCO3, ये हमारे अम्लीय लवण हैं। क्षारीय लवण क्या होते हैं? क्षारीय लवण MgOHCl, दूसरा है हमारा CuOHCl। द्विक लवण क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर क्वेश्चन आता है कि द्विक लवण क्या होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे तरीके याद करिएगा। पेपर हर साल में ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अम्ल क्या होते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं। तो द्विक लवण क्या होते हैं? जो हमारी फिटकरी होती है वो एक प्रकार का द्विक लवण है, और फिटकरी का जो सूत्र है वो है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस इनटू 24H2O। पेपर क्वेश्चन आएगा कि द्विक लवण क्या होता है? द्विक लवण क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस इनटू 24H2O, यही है फिटकरी का सूत्र है। पेपर क्वेश्चन क्या आएगा कि द्विक लवण क्या होता है? तो फिटकरी एक द्विक लवण है जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस इनटू 24H2O, ये हमारा द्विक लवण का सूत्र है, और यही हमारा फिटकरी का भी फॉर्मूला। पेपर क्वेश्चन आ जाए फिटकरी का सूत्र क्या होता है। इसके बाद एक मोहा लवण, ये भी एक द्विक लवण है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4SO4, क्या होता है? FeSO4 NH4SO4 डॉट 6H2O, ये हमारे मोहा लवण का फॉर्मूला है। पेपर क्वेश्चन आएगा मोहा लवण क्या है? जब मोहा लवण का फॉर्मूला बताइए, तो मोहा लवण का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। क्या है मोहा लवण फॉर्मूला? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसके अलावा आपके सामने और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। पेपर संकर लवण क्या होता है? संकर लवण पोटेशियम फेरस साइनाइड एक प्रकार का संकर लवण है, सोडियम सिल्वर साइनाइड एक प्रकार का संकर लवण है, कॉपर अल्युमिनियम साइनाइड ये भी एक प्रकार का संकर लवण है। इसके सामने क्वेश्चन है आपके सामने, सूचक क्या होते हैं? सूचक मतलब इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वर्ड आपने सुना होगा, इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो सूचक की अगर बात करें तो सूचक एक ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करके अपना रंग बदल देता है। एक ऐसा पदार्थ जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाए तो वो अपने कलर को, अपने रंग को परिवर्तित कर दे, तो वो सूचक या इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सूचक क्या होते हैं? एक ऐसा पदार्थ जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाए तो वह अपने रंग को परिवर्तित कर दे, तो इस अभिक्रिया को, इस ऐसी क्रिया को इंडिकेट करने वाले तत्व को सूचक कहते हैं। अब ये जैसे लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाना, मेथिल ऑरेंज के रूप में, फिनाफेथलॉन के रूप में, प्रमुख जो सूचक अथवा अम्लीय क्षारीय विलयन हैं उनमें जो रंग का परिवर्तन जो होता है वो इंडिकेटर से सूचक कहलाते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र करता क्या है? अम्लीय विलयन में किसी भी लिटमस पेपर का कलर नीला हो जाता है और क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर लाल हो जाता है। याद रहेगा कि लिटमस सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर्स का रूप में काम करते हैं, जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में अलग अलग रंग देते हैं। जैसे लिटमस पेपर को अम्ल में डाल दिया जाए तो वो जो रंग देगा वो आपका नीला रंग देगा, और जो उसी लिटमस पेपर को अगर क्षार में डाल दिया जाए तो वो लाल रंग देगा। इसके बाद मेथिल रेड क्या होता है? अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। तो मेथिल रेड अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। इसके साथ में दिया हुआ है मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में नारंगी तथा पीला दोनों रंग देता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल रंग देगा तथा क्षारीय विलयन में पीला तथा नारंगी दोनों रंग देगा। फिनाफेथलॉन ये अम्लीय विलयन में रंगहीन, अम्लीय विलयन में अपना रंग बदलता नहीं है, बिल्कुल रंगहीन कलरलेस हो जाता है, और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। इसके बाद पीएच मान क्या होता है? पीएच वेक्टर, पीएच पैमाना, पीएच स्केल होता क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पेपर में प्रतिवर्ष आने वाला क्वेश्चन है। तो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के ऋणात्मक लघुगणक के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया उन्होंने?
कि किसी इसका विस्तार सोरेनसन ने किया और उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू अरहेनियस और अकॉर्डिंग टू सोरेनसन ने इसका विस्तार किया और उसी समय उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू अरहेनियस के अनुसार कि किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। क्या बताया उन्होंने कि किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के किसी विलयन एक विलयन है उस विलयन का जो पीएच मान है वो पीएच मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। क्या बताया उन्होंने किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलयन का अकॉर्डिंग टू अरहेनियस ने बताया कि किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी विलयन में एक स्केल बनी हुई है आपके सामने, किसी विलयन में 7 से कम जितने भी पीएच मान होगा वो सब अम्लीय विलयन कहलाएंगे। किसी भी विलयन में अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन, और यदि क्षार है अगर 7 है तो ऐसा विलयन उदासीन विलयन कहलाएगा। किसी भी पीएच स्केल में यदि उसका मान पीएच स्केल में अगर 7 से कम है तो ऐसा विलयन अम्लीय विलयन कहलाएगा, और 7 से कम है 7 से अधिक है तो उसका मान वैसा विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा, और 7 है तो ऐसा विलयन उदासीन विलयन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीएच मान अगर हमने स्केल पढ़ लिया, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया कि किसी विलयन का मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन, और किसी विलयन का मान अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन कहलाएगा। अब पीएच मान एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पीएच मान होता क्या है कि किसी विलयन का पीएच मान यह बताता है कि वह अम्लीय है या क्षारीय। पीएच मान क्या बताता है कि वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय, ये बताता है पीएच मान। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि उसकी सांद्रता हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कितनी है उस पर डिपेंड करेगा उस विलयन का पीएच मान, वो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। यदि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 7 से कम है तो ऐसा विलयन अम्लीय विलयन कहलाएगा, और किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान अगर 7 से अधिक है तो ऐसा विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। अब पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जैसे एक विलयन में एक्सप्रेस आयन की सांद्रता 1/10⁻⁹ तो उसका पीएच मान 9 होगा। इसका मतलब वो विलयन क्षारीय होगा, वो विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए उसका आंसर क्या आएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान किसी विलयन में अगर 1 है तो उस कंडीशन में देखिए आपने समझ दिया हुआ है कि log इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, 9 पावर हमेशा आगे आ जाती है तो 9 और 10 पर log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो विलयन मान 9 आंसर। तो इस कंडीशन पे जब कोई विलयन अगर का पीएच मान अगर 9 है तो ऐसा विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। इसके अतिरिक्त माइनस जो log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन आपको आगे कराएंगे प्रश्न। इसका क्या होता है पीओएच क्या होता है, अभी हमने पीएच जान लिया। पीएच क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या लेना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि पीओएच क्या है, पीओएच मान क्या होता है, तो वो जान लेते हैं कि अगर किसी विलयन के OH माइनस की सांद्रता अगर किसी विलयन के OH माइनस आयन की सांद्रता हो तो उसका pOH मान माइनस log OH माइनस होगा। बिल्कुल सेम H प्लस आयन की तरह ही OH माइनस आयन की सांद्रता है। हमने क्या पढ़ा था कि pH मान में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। pOH मान क्या होता है,
किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के ऋणात्मक लक्षणों को उस विलयन का POH कहते हैं। क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के ऋणात्मक लक्षणों को उस विलयन का POH कहते हैं। POH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग OH। जैसे A1 ये आगे आ जाएगा तो 7 हो जाएगा और ऐसा विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। एक फॉर्मूला आपके सामने याद रखिएगा, एक होता है pH और POH दोनों आपस में जाएं तो pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। इसके बाद कुछ सामान्य पदार्थों के pH मान, एक कुछ सामान्य पदार्थ हैं और उन सामान्य पदार्थों के pH मान आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है आप देखिए, ये सांद्र HCl का जो pH मान होता है वो 0 होता है, तनु HCl का 1 होता है, नींबू का 2.5 होता है, सिरके का 4 होता है, टमाटर का 4.1 होता है, कॉफी का 5 होता है, दूध का 6.5। पेपर क्वेश्चन आता है कि दूध का pH मान कितना होता है, सिरके का pH मान कितना होता है। तो सिरके का pH मान आपके सामने दिया हुआ है कि सिरके का pH मान 4 होता है, दूध का pH मान 6.5 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, या कह सकते हैं शुद्ध जल एक उदासीन विलयन है, इसका pH मान आपका 7 होता है। और मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। क्वेश्चन आएगा मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। अंडे का pH मान 7.8 होता है, टूथपेस्ट का pH मान 8 होता है, तन NaOH का जो pH मान होता है वो 13 होता है, और सांद्र NaOH का जो pH मान होता है वो 14 होता है। जो कंसंट्रेट NaOH का जो वैल्यू होती है वो होती है 4, 14, और डाइल्यूट NaOH की जो वैल्यू होगी वो हमारे सामने जो दी हुई है 13 वही होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ धावन सोडा क्या होता है। धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर जो धावन सोडा होता है क्या है जान लेते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर क्वेश्चन आएगा कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। क्या है धावन सोडा का रासायनिक नाम? ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र आपके सामने दिया हुआ है Na2CO3.10H2O। पेपर क्वेश्चन आएगा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद दिया हुआ है कि धावन सोडा के उपयोग क्या है, हमारे जीवन में क्या उपयोग है इसका। कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है, साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है, और कठोर जल मृदु करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर से देख लेते हैं क्या उपयोग है इसका, क्योंकि पेपर में आएगा कि धावन सोडा का उपयोग क्या है। तो पहला उपयोग क्या है, कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडे का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और कठोर जल को मृदु करने में भी इसका उपयोग किया वॉशिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नया क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा क्या होता है। नया क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर होता क्या है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पेपर में आएगा तो आप लिख के आइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। जो कैसे बनाएंगे बेकिंग सोडा को बनाएंगे कैसे, तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए सोडा एस के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त करेंगे कि सोडा एस के विलयन में के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे, सोडा एस के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे तो हमें एक नया विलयन प्राप्त होगा, और वो विलयन हमारा बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। एक रिएक्शन आपके सामने दिया है, सोडा एस का फॉर्मूला लिखा हुआ है Na2CO3 की जब अभिक्रिया बनाएंगे इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन जो हमारा जो सोडा एस होगा वैसा वो जलीय विलयन होना चाहिए। और जब Na2CO3 की जो अभिक्रिया या सोडा एस की जब अभिक्रिया जब हम जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं या CO2 से कराते हैं तो हमें
एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, वो नया पदार्थ बेकिंग सोडा कहलाता है। उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। और हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। हमने क्या किया, एक क्या कराई, उस अभिक्रिया में हमने सोडा एस किया, Na2CO3 लिया, और जल, क्योंकि जलीय विलयन था इसलिए जल की मात्रा उसमें थी, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराई, तो हमें एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, वो था बेकिंग सोडा या 2NaHCO3। इसे सॉल्व ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं एक नए टॉपिक पे। अब समझ गया हुआ है बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग वो है धावन सोडा बनाने में। तो धावन सोडा का निर्माण बेकिंग सोडा के द्वारा ही होता है। एक नया टॉपिक, कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में हमने क्या पढ़ा, डबल रोटी बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, और अग्निशामक यंत्र के रूप में, और धावन सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है। नवसादर क्या है, नवसादर या अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl बनाने की विधि का वर्णन करना है। तो पेपर क्वेश्चन है नवसादर क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड को नवसादर कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र NH4Cl है, और इसके बनाने की जो विधि है, जो मेथड ऑफ नवसादर है, इसको बनाने के लिए हम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल में, जब हम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो नवसादर प्राप्त होता है। नवसादर कैसे प्राप्त होता है, जब किसी HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या आपने समझ दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और जब इसमें जब हम NH3 गैस या अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें NH4Cl या नवसादर प्राप्त होता है। नवसादर का उपयोग क्या है, तो नवसादर का पहला उपयोग आपने समझ दिया हुआ है कि प्रयोगशाला के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, शुष्क सेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और उर्वरक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किसमें उपयोग किया जाता है, एक प्रयोगशाला में नवसादर का उपयोग किया जाता है, उर्वरक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला विधि में औषधियों के निर्माण में, और शुष्क सेल के को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिटकरी क्या होती है, या एलम क्या होता है, पेपर क्वेश्चन आता है फिटकरी होती क्या है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी आपने पिछली कुछ समय पहले अभी हमने पढ़ा था द्विक लवण क्या होता है, और द्विक लवण में हमने बताया था फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र है वो होता क्या है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस थ्राइस into 24H2। क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2। फिटकरी क्या होती है, फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, या इसे पोटासियम भी बोलते हैं। क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटासियम इस फिटकरी का रासायनिक नाम है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटासियम इस फिटकरी का रासायनिक नाम है, और इसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O के नाम से जाना जाता है। फिटकरी बनाने की जो विधि है वो है K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस, इन दोनों को K2SO4 और Al2SO4 के होल थ्राइस के जलीय विलयन का सांद्रण करने पर फिटकरी प्राप्त होती है। फिटकरी कैसे प्राप्त होती है, K2SO4 तथा Al2SO4 के होल थ्राइस का को आपस में संयोजित करके इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें फिटकरी प्राप्त होती है। और फिटकरी हमने क्या किया, K2SO4 को Al2SO4 तथा जल को आपस में संयोजित कर दिया, और इन दोनों तीनों को संयोजित करने के बाद जो एक नया कंपोनेंट प्राप्त हुआ वो कंपोनेंट हमारा फिटकरी था। फिटकरी का उपयोग क्या है, फिटकरी का क्या उपयोग है, पहला एक तो फिटकरी का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, चमड़ा का कागज निर्माण में किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर पानी में अगर फिटकरी को डाल दिया है तो उसमें बैक्टीरिया या जीवाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं, या पानी को शुद्ध करने के लिए भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में चमड़ा कागज उद्योग में, जल को साफ करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रक्त के बहने को रोकने के लिए तथा रंगाईदार छपाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण क्या होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण क्या होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण का एक रासायनिक फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या इसका जो रसायन
विरंजक चूर्ण होता क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम CaOCl2 या CaOClCl, दो बार कर सकते हैं हुक का होल प्राइस के अंदर। क्या होता है विरंजक चूर्ण? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। और इसका उपयोग क्या है? इसके बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, जब क्या होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है और नया पदार्थ विरंजक चूर्ण है। आपके सामने दिया हुआ है, इसी से ले लीजिए। इसका एक नया टॉपिक आता है विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण है और रासायनिक गुण क्या क्या है। तो पहला जवाब, यह क्लोरीन की गंध वाला एक हल्का पीला चूर्ण होता है। जब हल्का पीला क्लोरीन की गंध वाला चूर्ण होता है, इसके जलीय विलयन को गर्म करने पर Cl2 गैस निकलती है। इसके जलीय विलयन को गर्म किया है तो Cl2 गैस क्लोरीन गैस निकलेगी। जैसे आपके सामने रिएक्शन दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर एक कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराती है। यह कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में CaCl2 का ऑक्सीजन गैस बनाती है। इसके सामने आप देखो इसका उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग क्या होता है? चीनी का रंग सफेद करने में, चीनी का जो रंग है उसको सफेद करने में सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका कोई निभाता है तो हमारा विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? चीनी के रंग को सफेद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका विरंजक चूर्ण के रूप में जल को शुद्ध करने में और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद किसी पदार्थ का रंग उड़ाने में विरंजक के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक है, या कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाने में यह विरंजक के रूप में कार्य करता है। अगले वीडियो में हम नए अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।